स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा चैप्टर्स चार वीडियो में मैंने बनाया, वो खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इजी भी है और मैं बोलूंगा लेंदी भी है। इजी इस वजह से कि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते, वो सिंपल होते हैं और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है और जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसलिए इसको लेंदी बहुत लंबा चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी हम समझते हैं क्या होता है। जैसे होता है कि चार्ज एक रहता है रेस्ट में। When charge in a rest, charge at rest, जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए, when charge in motion, then there are two conditions arise. जब चार्ज मोशन में आए तो दो कंडीशन से राइज होते हैं। फर्स्ट, when charge is moving, charge is moving without acceleration, means it moves with a constant velocity. It moves with a constant velocity. If it moves with a constant velocity, then this is called current electricity, and in this chapter we are going to study the same. This is called current electricity, and in this chapter we are going to study about current electricity. And when charge is moving with accelerated motion, when it moves with the accelerated motion, that is electromagnetism. इसमें मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रो and this is the next chapter, electromagnetism. अब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे कि चार्ज इन ए मोशन करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या। अब सबसे पहले हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग आते हैं क्लास 10 के कॉन्सेप्ट पे। क्या सभी लोगों के क्लास 10 के, अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या बोलोगे? सीधे सीधे हमारे पास एक डिफिनेशन है, करंट इन यूनिट टाइम, the flow of charge from any cross sectional area, that is called current. या आप ऐसे बोल सकते हो, the rate of flow of charge. The rate of flow of charge is known as a current. So you can write here I is equal to Q by T. I is equal to Q by T, where Q is known as a charge and T means in a यूनिट टाइम इंटरवल। इतने टाइम में इतना रेट जितना फ्लो होता है चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, व्हाट इज द
यूनिट ऑफ द करंट, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं यूनिट ऑफ द करंट, दैट इज कूलम पर सेकेंड, और this is ampere, and you know that this is one of the 7 fundamental units जो एम्पियर होता है उसमें ये आते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कूलम्स, ठीक है ना। और ये कूलम्स में होता है कि कूलम्स बाय सेकेंड, दैट इज एम्पियर, और इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको ए एम से हम दिखाते हैं, एम्पियर बोलते हैं, करंट होता है। ये सारी चीजें हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा ठीक है, कुछ और इसमें चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी अगर एक दो बार हम लोग से भी हुआ है क्लास में, या डीएवी बक्सर में भी हो चुका है। एक्चुअली इन डीएवी बक्सर आई एम नॉट फिजिक्स टीचर, आई एम मेरी रिकॉग्नाइजेशन एज ए फिजिक्स टीचर नहीं है, बट वेरी फ्यू टीचर पर्सन्स नो दैट। खैर छोड़ो, उससे मतलब नहीं है। हमारे बीच में एक डिस्कशन हो चुका कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में कभी आ जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट है वो वेक्टर है या स्केलर है, तो अगर आपके बुक ऑप्शन में टेंसर दिया हो, टेंसर, तो आप सीधे सीधे टेंसर को टिक करोगे। अब टेंसर क्या है, देखो एक्चुअली अगर आप बीटेक भी पढ़ने जाओगे तो भी टेंसर आपको नहीं मिलेगा। जब आप एडवांस मैथमेटिक्स और प्योर फिजिक्स पढ़ते हो तब उसमें पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी इज टेंसर क्वांटिटी। बट अगर स्केलर और वेक्टर सिर्फ ये दोनों लिखे हो तो आप सीधे सीधे अपना टिक स्केलर पे करोगे। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम कहते हैं, यहाँ पे अगर हमने बोला 3 और यहाँ पे अगर हमने बोला 4, ठीक है, और ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम लोग करते हैं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा। इस रूल से इसकी वैल्यू आनी चाहिए और ये आपके आनी चाहिए, तो ये 5 होता है, बट ऐसा होगा नहीं। इसको जब हम ऐड करेंगे तो दिस इज 7 एम्पियर, ठीक है ना। करंट जो होता है ये 7 एम्पियर हो जाएगा। 3 + 4 and 7, आप ये एंगल, इस पे कोई इफेक्ट है। अगर यही चीज हम अगर ऐसे भी जोड़ते हैं तो दैट इज ऑल्सो 7। सो इट डज नॉट follow the law of addition of vector law of addition. That's why this is not a vector quantity, this is a scalar quantity। और अगर उस ऑप्शन में टेंसर हो तो बिना कुछ सोचे समझे आप टेंसर मानोगे, ना स्केलर को मारोगे ना वेक्टर को मारोगे। अब वेक्टर टेंसर है क्या ये हमें नहीं पढ़ना है। जब आगे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें भी नहीं पढ़ना। हाँ, एडवांस फिजिक्स मैथमेटिक्स लेकर आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, वहां पढ़ना होगा, ठीक है। ओके, नाउ कुछ करने से पहले हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, इफ Q is equal to t square plus 4t plus 5, find I instantaneous at t is equal to 3 seconds and find I average from 0 to 2 seconds, from 0 to 2 seconds। देखिए, करंट, इंस्टेंटेनियस करंट मीन्स, हम इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है कि फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, जैसे 2 सेकंड
स्टार्टिंग के बाद दूसरे सेकंड में उसका क्या वैल्यू हो रहा है, ठीक है ना। बट एवरेज की बात आता है 0 to 2 में जाकर उसका एवरेज। देखो इसके दो अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, बहुत ध्यान से सोचिएगा। सम टीचर्स कंसीडर दैट बोथ आर द सेम थिंग। कुछ बच्चों को ये गलत कॉन्सेप्ट डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही जरूरी है। Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t+5। अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, I इंस्टेंटेनियस दैट इज dq/dt। डिफ्रेंशिएशन में हमने बताया था फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम किसी चीज को डिफ्रेंशिएट करें दैट इज dq/dt। सो दैट इज इक्वल टू 2t+4, ठीक है। 2 dq/dt, दिस इज I instantaneous 2t/4 at t is equal to 3 सेकेंड पे अगर हम देखते हैं तो 2 into 3 plus 4 and that is equal to 6 plus 4 and that is equal to 10, ठीक है। 10 एम्पियर ये चीज आ गई। दूसरे सेकंड पे करंट की वैल्यू होगी 10 एम्पियर। ओके, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2। फ्रॉम 0 to 2 के लिए अगर हमको बोला I एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, तो आपको होना चाहिए करंट एट 2 सेकेंड माइनस करंट एट 0 एंड टाइम दैट इज 2 माइनस टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि इसका एक्सप्रेशन होता है, यहां पे लिख देता हूं I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, डेल्टा Q/डेल्टा t मीन्स द फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय द फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। दिस इज कंसीडर एज द I एवरेज। सो दैट इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे T2 रख दें तो I2 अगर हम रखते हैं तो दिस इज 4 plus 4 into 2 plus 5 and that is equal to 8, 4 plus 8 plus 5, it means 17 coulomb, that is equal to 17 and माइनस यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ये -5, 17 minus 5, अब बाई टाइमिंग 2 में से 0 गया, दिस इज 2। सो I एवरेज इज इक्वल टू 12/2 and this is equal to 6 ampere, 6 ampere per second. This is the average. Okay, 6 coulomb per second, that is ampere, sorry, 6 coulomb per second and this is 6 ampere. Is it clear? ये आपका हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी में। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। It is given if I is equal to t square plus 1, find charge। Find charge Q flow through a cross section between 0 to 3 seconds।
I is equal to q square plus 1. Find charge q flow through a cross section between 0 to 3 seconds. Also find the number of electron flow in this time period, टाइम जो भी आपने, अब देखो उस केस में इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, Q दिया था, एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन T. इसमें क्या दिया, I दिया. इट इज ऑल्सो डिपेंड मीन्स करंट इज डिपेंडेंट मीन्स करंट वेरी करेगा, टाइम वेरी होगा. तो ठीक है, तो यहां पे हमें मिला है I इज इक्वल टू, वी नो दैट I इज इक्वल टू dq by dt. I is equal to dq by dt. Then you can say dq is equal to I dt. So we can differentiate dq I dt. So we get q and this is I. So put here t is square plus 1 dt and timing कितना दिया, 0 to 3, and this is equal to q tq by 3 plus t, and this is 3 by 0. Next, q is equal to 27 by 3 plus 3 minus 0, and since q is equal to 9, 27 में 3 से डिवाइडेड, 9 प्लस 3, q is equal to 12 coulomb. This is the total charge flow through the cross sectional area in 3 second. In 3 second. ठीक है, अब हम इस चीज को बोलते हैं कि what happened. अब हम अगर आपसे पूछ, हाँ इसमें एक और भी क्वेश्चन है कि find the number of electrons flow in the given time interval. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुझे पता है कि Q is equal to plus minus NE. आप where N is the number of electrons and E is the charge lies on the electron. So this is 12 and we have to calculate, and this is 1.6 into 10 to the power minus 19. This is the value of the charge of the electron. So N is equal to 12 by 1.6 into 10 to the power minus 19, and you want to divide, you get 7.1 और ये ऊपर चला जाएगा 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन. मतलब 3 सेकंड में उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 7.5 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स पार करेंगे, तो इसका मतलब 12 कूलम चार्ज आएगा. उस 12 कूलम चार्ज पार, इसलिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार होते हैं. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को कैलकुलेट किया. ठीक है, इसको जो भी करना है आप इसको लिखिए. ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, अब हमें थोड़ा सा क्लासिकल थ्योरी, जिसको बोलते हैं क्लासिकल स्टोरी ऑफ द करंट, क्लासिकल स्टोरी ऑफ द करंट पढ़ना है, और इसमें कुछ लाना है ड्रिफ्ट, वेलोसिटी वगैरह वगैरह चीजें जो कि हमको पढ़नी है. थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर्स के कंसेप्ट पे हम लोग जाते हैं. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बीडी से बोलते हैं, क्लासिकल स्टोरी ऑफ करंट, सो मेनी थिंग्स, बहुत सी चीजें बोली जा सकती हैं, बहुत सी चीजें हम लोग कर सकते हैं. इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा. अब आप देखें, सपोज करो कि एक कंडक्टर है. ठीक है,
यहाँ पे एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हमने देखना है कि क्या इंटेंसिटी है, क्या फील्ड है, फील्ड की वैल्यू कितनी है, नेट इंटेंसिटी कितनी है फील्ड की। सपोज करो कि हम इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर लिया, एक्सटर्नल फोर्स हमने इस पे अप्लाई किया, ये डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स की है। Inside the conductor there are so many free electrons, then inside the conductor जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। जैसे अगर इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पे सब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेस को छोड़ेंगे तो इस साइड में पॉजिट्रॉन भी मूव करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिट्रॉन ये जाके एक्युमुलेट करेंगे। एक्युमुलेट करने का मतलब होता है कि जम जाएंगे। जब पूरी तरह से यहाँ पे जम गए तो जैसे यहाँ से इधर ये मूव करने लगे तो एक इंड्यूस करंट होगा और ये इंड्यूस करंट का अमाउंट एक्सटर्नल जो हमने लगाया हुआ है उसके अमाउंट के इक्वल होगा, बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई ये जो चीज है इधर भी और इधर दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे और नेग्लेक्ट करेंगे तो नेट जो फोर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे नेट जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो होगा और एक्सटर्नल ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसके बीच में जो क्या होगा वो जीरो हो जाएगा। और जब ये जीरो होगा तो क्या होगा, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है, जब ये एक्युमुलेट कर गए इधर भी और इधर भी पूरी तरह से जम गए, इसमें करंट फ्लो हो नहीं रहा, इनसाइड इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह का कोई मूवमेंट, इंड्यूस फील्ड जो है जीरो हो गया। इंड्यूस फील्ड और दोनों का मतलब नेट जो अमाउंट हुआ वो जीरो, इधर और इधर दोनों नेगलेक्ट कर जीरो हो गए। तो क्या इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल मूव करेंगे। और ये क्यों मूव करेंगे? क्योंकि देखो इसके ऊपर आउटसाइड देखो जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन शो किया गया, दिस इज फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि बाहर से और अंदर से दोनों तरीके से जो टेम्परेचर इफेक्ट इस पे कुछ नहीं पड़े, ये आइसोलेटेड पूरी तरह से जमा। बट इसमें तो ऊपर में कुछ तो टेम्परेचर बाहर साइड में होगा और इसके अंदर में भी कुछ होगा। अगर इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस हुए तो टेम्परेचर डिफरेंस होने से ही इस पे थर्मल एनर्जी वर्क करेगी और इन थर्मल एनर्जी के वर्क करने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टम ऐसे करके ऐसे 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 मूव करेंगे। जब ये थर्मल एनर्जी से मूव करेंगे तो इतनी फास्ट तेज करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे और इनका जो स्पीड होगा 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। बट ये टकराए, ये मूव तो करेंगे बट ये एक दूसरे को टक्कर मारेंगे और टक्कर मारने से इसको क्या बोलते हैं, इसको कोलिजन बोलते हैं, ठीक है ना। ये कोलिजन करेंगे, किसको करेंगे, कर्नल को। अब कर्नल किसको बोलते हैं, KERNAL, कर्नल किसी मिलिट्री के कर्नल की बात नहीं कर रहे। कर्नल का मतलब कि जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, जिस भी एटम से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं उसको कर्नल में जाके उस पर टकराएंगे, ठीक है। और जब ये टकराएंगे तो इनकी स्पीड जो होगी वो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड की तरफ से होगी। अब आप देखिए कि इसकी एवरेज जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी जब ये लगातार ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे
तो एवरेज वेलोसिटी की बात बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी मीन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो हो जाएगा। हो सकता है वो टकराने में पुनः फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। जब पुनः अपने फिर पोजीशन पे आ जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट अगर एवरेज स्पीड अगर चेक करोगे तो दैट इज वेरी हाई, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के। इसको थर्मल वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थर्मल वेलोसिटी। ये बहुत ही हाई होती है। अब आप देखो, इसके बाद जब हम क्या करते हैं कि इसी एक्सटर्नल फील्ड में हम क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा छोटा सा कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, सपोज यहाँ पे हमने कर दिया प्लस और यहाँ पे क्या कर दिया माइनस, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हमने अप्लाई किया, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कैसे हो गया, इधर ही गया। तो जैसे गया तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करके आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे। अब देखो, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का दोनों ही मूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि अब एक सिस्टमैटिक वे में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं और करंट जो इधर से इधर जा रहा है, फील्ड के डायरेक्शन इधर होगा, ये सिर्फ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे 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 पूरा अप डाउन, थर्मल जो एनर्जी से जो मोशन हो रहा है एट रैंडम मोशन, वो तो वो करेंगे, वो करते रहेंगे, बट वो थोड़ा 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 घसकते भी रहेंगे। ठीक है, वो क्यों थोड़ा थोड़ा घसकते रहेंगे, जैसे आपने यहाँ पे ऐसे 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 मूव किया, ठीक है, जैसे गैस मूव करते हैं, ठीक है ना, गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं, और जैसे ही उसमें आपने उससे थोड़ा प्रेशर डिफरेंस अप्लाई किया या तो हाई जो होता है, गैस जो होता है वो हायर प्रेशर की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो चीजें हैं, हमने इसमें जैसे ही फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मूव करने रहेंगे, बट वो थर्मल वाला जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि जब ये मूव करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, जब ये मूव करेंगे तो मैंने आपसे बताया कि वहां पे खूब तेजी से स्पीड से जाएंगे 10⁻, बट वहां पे एक कोई कार्नाल जिससे निकलो उससे जाके स्ट्राइक करेंगे, तुरंत उनकी वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी, फिर उनकी डायरेक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इससे क्या होगा कि ये लगातार मूव करते जाएंगे, चलते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, लेकिन उनकी जो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगी, जो थर्मल एनर्जी के द्वारा हो रही है, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके चलते जो एक्सटर्नल फील्ड हमने लगाया है, इसके चलते जो मोशन होगा वो थोड़ा थोड़ा बहुत बढ़ेगा, और इसी को जो होता है यहाँ पे फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। अभी आप ये सोच लो कि जैसे ही हम इसमें एक कनेक्शन के द्वारा, वायर के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो यहाँ पे जैसे अगर नहीं किया तो ई नेट जो है वो तो हमेशा क्या रहेगा, इनसाइड नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब यहाँ पे जब हमने अप्लाई नहीं किया था तब तो यहाँ पे ई नेट जो था वो जीरो था, लेकिन जैसे ही अप्लाई किया ई नेट जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब इतनी सब चीजें हमें पता चल गई तो फिर एक चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी इसके पहले वाले चैप्टर में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि याद आप लोगों को होता होगा, लास्ट प्रीवियस में हमने पढ़ा था द फ्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल
from infinity to that point where we have to find out the potential, we have to do some work, ठीक है, और this work done will be considered as a, उसके बाद उसमें एक फोर्स के लिए भी हमने डिफिनेशन बताया था, तो हमने बताया था कि E इज इक्वल टू F बाई Q, हमने बताया था E इज इक्वल टू F बाई Q। तो इस केस में हमने क्या कहा था कि E इज इक्वल टू F बाई Q, तो F की वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q E बोल सकते हैं। E का मतलब क्या हुआ, ये फील्ड हुआ, और ये Q जो होता है चार्ज होता है, तो इस चार्ज के लिए हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, ठीक है। अब जब इतना मुझे पता चल गया तो इसमें एक एक्सेलरेशन की बात होती है। एक्सेलरेशन हम लिखते हैं अगर A, तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F बाई M, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F बाई M, और इस F की वैल्यू को हम माइनस E बाई M ए बोलेंगे। E मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज की बात है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, M मींस मास, ओके। अब तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि आप बोलोगे सर आपने जब मुझे शुरू किया था तो आपने बोला था कि फील्ड हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ऐसा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे जिसमें कि चार्ज मूव तो करेगा लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, विदाउट एक्सेलरेशन। बट तब फिर आपने यहाँ से एक्सेलरेशन कहाँ से ला दिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपने एक्सेलरेशन यहाँ पे कहाँ से ला दिया। तो मैं बताऊंगा कि प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन जो है इसमें आया कहाँ से, एक्सेलरेशन एक्चुअली ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड मोशन से मूव नहीं करेगा। ये क्या होगा कि जैसे ही मैंने अभी जस्ट बताया कि जैसे ही मूव करते हुए आगे की तरफ जाएगा, वो जिस एक करनाल, मैंने बोला करनाल का स्पेलिंग KERNAL, करनाल एक ऐसा पार्ट, इसको सिंबल से ऐसे दिखाते हैं बुक्स में, ठीक है ना, उस पे जाके स्ट्राइक करेगा, जैसे ही स्ट्राइक करेगा वो जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद फिर थर्मल एनर्जी से जो उसको एनर्जी मिलेगा, इनिशियल एनर्जी, उससे फिर वो एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होने के बाद फिर जाके दूसरा टक्कर मारेगा दूसरे करनाल में, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो, फिर उसके बाद फिर उसको होता है, फिर उसके बाद जीरो, फिर उसके बाद इन दिस वे वो लगातार वो टक्कर करता जाता है, कोलिजन करता जाता है, कोलिजन करता जाता है। कोलिजन का मतलब जाके टकराना या फाइटिंग करना नहीं होता, कोलिजन का मतलब कि उसकी वेलोसिटी को वो थोड़ा कम कर दे या अधिक कर दे, उस पे इफेक्ट डाले। दिस इज कॉल्ड कोलिजन इन लैंग्वेज। फिजिकली जाके कोलिजन का मतलब धक्का देना नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बोला कि वो जाके टकराएगा थोड़ा सा, और मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर फास्ट होगी, फिर जीरो होगी, फिर धीरे होगी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा कि जब वो जीरो फिर तेज, फिर धीरे 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 कुछ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जब ये मूव करेगा, ठीक है, तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब धीरे वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो होगी 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो, जब दो सक्सेसिव कोलिजन होता है, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम लोग हिंदी में विश्रांत समय बोलते हैं,
और उसको श्रांति काल भी बोलते हैं, हिंदी की बुक्स में लिखा होगा। और इसको हम लोग इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम इंटरवल बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय टाउ। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय टाउ, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। अभी इसको देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी अभी जरूरत है, अभी बहुत लंबा जाएगा, माइनस E/E/M। अभी देखो यहाँ पे हमने बोला कि बिटवीन टू सक्सेसिव collision, the time interval between two successive collisions, the time interval is known as relaxation time, and it is denoted by tau. It is denoted by tau. Okay, and one relaxation time, and there is one more thing between two successive collision, the distance traveled by free electron is known as free path, and it is denoted by lambda. It is denoted by lambda. ठीक है, अब कुछ और भी लिख लेते हैं। लिखना ये है, देखो, inside the conductor it seems that E is moving with acceleration A, but after collision of kernel, its velocity decreases up to 0, but again due to thermal energy it's initiated
created, and again it moves very fast, and again it's became zero. In this way you can see that this process will be occur gradually, लगातार ये होते जाएंगे, और फिर हम देखते हैं कि इसका जो नेट इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, जो कि थर्मल एनर्जी से हो रही है, दैट विल बिकम जीरो। जो एक्सेलरेटेड मोशन होगा वो जीरो, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो फिर जीरो हो जाता है। मतलब ऐसे 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 करके क्योंकि कर्नाल से टकरा है, बट इट मूव्स विथ ए कांस्टेंट एंड इट स्टार्टेड, यहां से लिख देते हैं, एंड it started with slow and constant velocity, slow and constant velocity, slow and constant velocity, slow and constant velocity, and this velocity is known as a drift velocity. This velocity is known as a drift velocity. अब आपने क्या क्या समझ लिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ लिया, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन समझ लिया, आपने फ्री पाथ समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। देखो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हम किसी एक वेलोसिटी, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करके हम लोग नहीं बोल देते कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होगी। इसमें हम बहुत से इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को कंसीडर करते हैं और सबको कंबाइन करके उसके एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, एंड देन वी come to know what is the value of the drift velocity. For example, let us suppose that इसके अंदर inside the conductor there are so many free electrons. मान लो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ मूव करना, इधर आया, वो किस वेलोसिटी से हुआ? u1 वेलोसिटी से, यहाँ आके टकराया, उसके बाद इसकी वेलोसिटी फिर v1 हो गई, फिर वो इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, ऐसे करते रहा। फिर दूसरा वाला भी इसी तरह से, सपोज करो कि इसके यहाँ तक आने में, टक्कर करने में, मींस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन द टाइम इंटरवल इज नोन एज τ1, दिस इज τ1। दूसरा अगर हो तो सपोज दूसरे के लिए भी फिर हमने कुछ दूसरा किया, तो u2 एंड दिस इज v2, दिस इज τ2। तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सब n तक का हमने कंसीडर कर लिया, सबका ऐसे ही होता जाएगा। हाँ, एक चीज जान लो कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? क्योंकि फोर्स इनसाइड है तो फोर्स सेम होगा, मास इज सेम, इलेक्ट्रॉन का मास सेम है तो एक्सेलरेशन भी होगा, F/m इज इक्वल टू a। सो एक्सेलरेशन इज द कांस्टेंट। फोर्स जब लगा सब पे सेम लगेगा, इनसाइड सब पे अगर सेम फोर्स लग रहा है और मास सभी इलेक्ट्रॉन का सेम है, देन एक्सेलरेशन इज आल्सो सेम। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि vd एवरेज, तो हम क्या लिखेंगे? v1 मतलब फर्स्ट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डॉट डॉट डॉट,
तीसरे की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और n की ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय n। सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐड करके हम n से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड इन होल एक्सप्रेशन इवन ओम्स लॉ तक भी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब भी यूज करेंगे एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज करेंगे। ओके, नाउ v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn तक हमने इस पे लिख दिया। ठीक है, हाँ, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट लेते हैं। वो तो कभी हमको पता है कि v इज इक्वल टू, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए यहाँ पे हम v लिख रहे हैं तो दूसरे तरीके से u प्लस a, और यहाँ पे हम टाइम के लिए टाउ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे v1 u1 टाउ 1, v2 u2 a टाउ 2 एंड दिस vn un प्लस a टाउ n। ये सारी की सारी वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं। जब हम इस सारी की सारी वैल्यू को जब इसमें रखेंगे, देन व्हाट वी विल गेट एवरेज दैट इज इक्वल टू, हम इसको लिख देते हैं u1 प्लस u2। डोंट फॉरगेट ये जो u1 u3 ये इनिशियल वेलोसिटी है, वो किसके चलते इनिशिएट होती है? ये इनिशिएट हमने ऊपर लगा दिया बिकॉज वी आर ए वेक्टर क्वांटिटी। ये इनिशिएट होती है थर्मल एनर्जी करते हैं, और ये सब में है तो एक को एक्सेलरेशन बाहर निकाल दिया एंड दिस इज v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn बाई, यहाँ पे n सॉरी यहाँ t है ना, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n। ठीक है, ये सारी चीजों को हमने किया। अब हमने फिर अब यहाँ पे लेकर आया, ये क्या है? एक्सिलरेटेड मोशन जो है ऊपर जाएगा टकराएगा, फिर इसका, तो इस केस में जब ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे, फिर इस केस में ये लगातार फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे मूव करके आ जाता है। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। तो ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देन वी गेट dt एवरेज दैट इज इक्वल टू टाउ 1 टाउ 2 3। अब इसको हम लोग a एक्सेलरेशन और t एवरेज बोल सकते हैं। a एक्सेलरेशन t एवरेज बोल सकते हैं। देन वी गेट, अब इस केस में हम इसको रखते हैं, अब एवरेज नहीं लिखते हैं, सिर्फ vd लिखते हैं, इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने रख दी माइनस e, ठीक है, बाई m टाउ एवरेज। इतना तक तो समझ में आया? सारी को इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इतने तक को समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक चीज थोड़ा सा और सोच लो। देखिए, इसको मैं क्लीन करता हूँ थोड़ा। हमने आपको बताया था बिटवीन टू सक्सेसिव, दिस इज कर्नल, दिस इज कर्नल, यहाँ से टकराया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आया ये लैम्डा डिस्टेंस जिसको बोलते हैं फ्री पाथ लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा बोल देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम डेल्टा टाउ ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू टाउ t। इसमें वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते नहीं, बट अगर कभी कोई पूछ दे तो आप कर देना कि अगर आपको फ्री पाथ मालूम है, एवरेज फ्री पाथ और एवरेज टाइम टी टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम इंटरवल भी पता है, तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इतना कर जब लिए तो एक रिलेशन मुझे और पता करना है। एक रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन, याद कीजिए मैंने बताया था
क्या बताया था मैंने? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसमें हमने बताया था कि E इज इक्वल टू V बाई L। E इज इक्वल टू V बाई L। V बाई L का मतलब क्या होता था? V बाई L का मतलब ये देखो, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, E मीन्स इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, L मीन्स द लेंथ। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इंटेंसिटी इतना, ये डिस्टेंस डेल्टा x है, तो इस केस में हम लोग बोलते थे कि dv इज इक्वल टू माइनस ई बाई डी एक्स हम लोग लेते थे। ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने ले लिया, ये इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड ले लिया, और ये डिस्टेंस है। तो सपोज करो कि अगर उसकी लेंथ, अगर पूरी की पूरी कंडक्टर है, यहाँ से यहाँ तक ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का लेंथ जो है L है, और इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड जो है वो तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड E है, और इस पे चार्ज तुम्हारा है माइनस। तो उस केस में हमको जब ये लगना पड़ेगा तो E इज इक्वल टू V बाई L लिखते हैं, E इज इक्वल टू V बाई L। तो इस V बाई L के एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ पे रख देंगे, देन वी विल गेट, जैसे ही हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा Vd इज इक्वल टू माइनस E V बाई एम एल टाउ एवरेज। E, ठीक है। अब हमने E को हटाकर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों रखा? क्योंकि हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो करंट जो E रहता वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन हम बैटरी सेल यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। तो हमारे पास मिला कि E इज इक्वल टू, ठीक है, Vd के वैल्यू माइनस ई भी टाउ एवरेज बाई एम एल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इतना जब जान गए, तो अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कि हम लोग को अभी करना है, व्हाट इज दिस? दिस इज, हम इस चीज को अब यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि अब मुझे यहाँ सब तो चीजें आ गई। अब ये हो गया Vd इज इक्वल टू माइनस ई भी, सबकी मीनिंग तो आप लोग को सबको पता है, टाउ एवरेज ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, और यहाँ पे लिखेंगे ml, ठीक है ना। और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये तुम्हारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, V का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, मास हो गया, L मीन द टोटल लेंथ, ठीक, ऑफ द कंडक्टर, टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब आप देखो, हमको करना है रिलेशनशिप ऑफ करंट, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। अब आप देखो, इसको थोड़ा सा समझना है। अब सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, सारे प्रोसेस, ये एक कंडक्टर है, और इसमें यहाँ पे और यहाँ पे ये दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला गया ए, और यहाँ पे टाउ 1, टाउ और टाउ डैश, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए?
सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव किए, तो इतना टाइम में, जितने टाइम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो टोटल तुम्हारा चार्ज होगा, टोटल तुम्हारा क्या होगा, चार्ज होगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करें, देखो यहाँ पे हमको एक चीज कंसीडर करना है, n। व्हाट डू यू मीन बाय n? n मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन वॉल्यूम। देखो इस वॉल्यूम में इतना टाइम इंटरवल में जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उन्हीं के चलते तुम्हारा चार्ज जाएगा, उन्हीं के चलते तुम्हारा चार्ज जाएगा। ध्यान से सोचिएगा। अब यहीं पे थोड़ा कॉन्सेप्ट में समझना है। सपोज करो कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यहां तक आने में dt लगा। तो dt में जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ये सारे 1 सेकंड में या 2 सेकंड में, तो पीछे से भी उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर तीसरे भी पीछे से, फिर चौथे भी, यानी कि dt में पूरा जब डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर किया सारे इलेक्ट्रॉन्स ने, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम में कितने होंगे उसको हम लोग कंसीडर करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस l, डिस्टेंस जो हमको निकालना है, दिस इज vd इंटू dt, vd इंटू dt, इतने दूरी को, लेंथ को बोल दिया, वेलोसिटी इंटू टाइम, दिस इज टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया, और कितने में, मल्टीप्लाई बाय द एरिया, टोटल एरिया कितना है, a मल्टीप्लाई बाय एरिया। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए यहां से यहां तक आ गए, यहां से मूव किए, और हर इलेक्ट्रॉन्स पे, इतने इलेक्ट्रॉन जब मूव किए तो हर इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्जेस हैं, हर इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्जेस हैं, तो दैट इज इक्वल टू E। हर इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्जेस हैं वो तुम्हारे पास कितने हो गए, E हो गए, ठीक है ना। तो अब हमको निकल के आया कि पर वॉल्यूम में, ध्यान से देखिए, पर वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो गया, vd इंटू dt इंटू a, ठीक है। यहां से देखो n मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, in per unit volume the total, in per unit volume the total electron, that is n। वॉल्यूम कितना निकाल दिया, एरिया इंटू लेंथ, एरिया मींस a एंड लेंथ इज इक्वल टू vd, और ये तक dt टाइम में चला गया, ठीक है, ओके। इतना वॉल्यूम निकल गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू m इंटू a इंटू vd इंटू dt, इतने हो गए, ठीक है, n a vd इंटू dt, इतने हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स वो यहां से यहां तक गए। और जब इतने इलेक्ट्रॉन्स जब जा रहे हैं और पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना भाई, तो E है, तो टोटल अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज dq एंड n a v d, ठीक है, v d dt इंटू E, ठीक है। और अगर अब हम इस dt से यहां डिवाइड कर दे, देन वी गेट dq बाई dt दैट इज इक्वल टू v E, ठीक है, n a, this is called Vina, and dq by dt, what is this, dq by dt, this is known as a I, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, I, ये चीज मिलेगा मुझे I, तो I इज इक्वल टू vd
E N A, दिस इज I। अब ये सारी चीजें जब मेरे पास आ गई तो फिर हम थोड़ा सा और लेके आगे जाते। रिलेशनशिप ऑफ करंट विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन आ गया, इसको हम लोग बोले VDENA, VDENA। अब थोड़ा सा हम और इसको आगे लेके चलते हैं। इसको मैं क्लीन करता हूँ ऐसे, ठीक है। और अब इस चीज को हम लिखेंगे, देखिए I इज इक्वल टू VDENA। अगर हम इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को लेकर इसमें डाल देते हैं तो व्हाट वी गेट, I इज इक्वल टू माइनस ये E और E मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस E V टाउ, नेक्स्ट E N A बाई M L, ठीक है। और I इज इक्वल टू माइनस V, ठीक है, E स्क्वायर N, V को हटा दो, E स्क्वायर N A टाउ बाई ML एंड V, कुछ छूटा, E दोनों हो गए, N हो गया, A हो गया, टाउ हो गया, V दशर ML। अब देखो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, I का तो चार्ज हमेशा नंबर ऑफ N का कोई भी अगर हो तो उसके चार्ज डेंसिटी, अगर हम किसी एक सिंपल से किसी एक कंडक्टर की बात करें तो चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा। अब जब टेम्परेचर सेम हो तो उसका श्रांति काल और रिलैक्सेशन टाइम इंटरवल भी सेम, मास इज आल्सो सेम, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज आल्सो सेम। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, देन वी कैन से दैट इट इज ए कांस्टेंट। तो I इज इक्वल टू I is proportional to V, ये कर सकते हैं ना। व्हाट इज दिस, दिस इज द ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। और आवर न्यू वीडियो विल स्टार्ट बाय दिस टॉपिक्स ओम्स लॉ, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, और कोशिश करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, ठीक है। तो मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी और मैं थोड़ा